Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start today's session. So the first concept is here AC through LCR circuit. Okay? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर एंड AC थ्रू कैपेसिटर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन में क्या रहता। ठीक है, तो LCR सर्किट पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ LCR सर्किट, राइट? So it is a circuit with three components connected in series. Basically ये जो L है, C and R ये तीनों आपका सीरीज में देख सकते हो, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, L is the inductor, C capacitor and R is the resistor, right? These are connected to an AC source के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा इन दिस पर्टिकुलर कि करंट इन द सर्किट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीआर सर्किट में। देखो, सिंस एल सी एंड आर आर इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल थ्री, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन आपका डिवाइड कौन होगा, आपको पता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आपका सीरीज में एंड पैरेलल में क्या प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो पहले हम लोग करंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा जो भी करंट फ्लो करेगा वो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे लेट सपोज करंट हो गया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, द करंट इज हियर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आपको पता है आई नॉट इज द पीक करंट और मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी मीन्स द करंट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम। ओके, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड करंट तो आपका सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन वोल्टेज में क्या अंतर आएगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा हर, यानी कि इंडक्टर में जो वोल्टेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, कैपेसिटर में अलग रहेगा एंड रेजिस्टर में अलग वोल्टेज रहेगा। ओके, इवन दो करंट इज सेम वोल्टेज बिहेव्स डिफरेंटली फॉर ईच कंपोनेंट के लिए वो डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। ओके, अगर हम इंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे सो वोल्टेज लीड्स करंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कॉम्स बिफोर करंट इन टाइम। ओके, यहाँ पे वी एल इज द वोल्टेज इन इंडक्टर, राइट? इसका जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज आई नॉट इंटू एक्सएल, जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? एंड एक्स एल आपको पता है, एक्स एल का वैल्यू जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस था उसका वैल्यू ओमेगा एल के साथ बराबर था, पता होगा। सिमिलरली कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा वी सी, तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा बिहाइंड करंट। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा आई नॉट इंटू एक्स सी यहाँ पे क्या है दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इसका वैल्यू जो था 1 बाई ओमेगा सी के बराबर था। प्रीवियस क्लासेस में हम इसको डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वी आर यानी कि वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा थ्रू द रेजिस्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट। इसका जो फॉर्मूला होगा आई नॉट इंटू आर के बराबर। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे वी एल मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सेल, यहाँ पे वी सी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी एंड यहाँ पे वी आर इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको फेजर डायग्राम गिवन है, जैसे कि ईच कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने फेजर डायग्राम वहाँ पे डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी फेजर डायग्राम आएगा। तो फेजर डायग्राम जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इट इज अ वे टू शो दिस वोल्टेजेस, यानी कि जो हमारे पास अभी आया वी एल वी सी एंड वी आर। ओके, इन तीनों वोल्टेज को वो क्या करेगा, विजुअली वेक्टर्स में शो करेगा जो कि रोटेट करेंगे टाइम के साथ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो डायग्राम आपका है वी एल इज सोन गोइंग अपवर्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी एल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी एल, यहाँ पे ऐसे करके वी एल आपका जा रहा है अपवर्ड। ओके, एंड वी सी गोइंग डाउनवर्ड, वी सी का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से नीचे है एंड जो वी आर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐसे करके फ्लो कर रहा है वी आर। ओके,
सो नेट वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, वी एल माइनस वी सी के बराबर। अगर आप नेट वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करोगे, वो वी एल माइनस वी सी होगा। क्यों, देख सकते हो वी एल का डायरेक्शन एंड वी सी का डायरेक्शन दोनों किस तरह से है, they are opposite in direction. Okay, so total voltage from AC source यहाँ पे यानी कि जो E नॉट है that is the AC source is the vector sum of किसका वेक्टर सम आ जाएगा, यानी कि वेक्टर सम ऑफ VR रहेगा एंड VL माइनस VC, इनका वेक्टर सम आपको क्या देगा, दैट इज द टोटल वोल्टेज फ्रॉम AC सोर्स। ओके, यहाँ तक हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टोटल वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द ई नॉट। देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो फिगर आप लोग देखो, ये वाला फिगर, ठीक है, नहीं तो इस पर्टि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे दिस इज द आपका हो गया हाइपोटेनस। ओके, इसका वैल्यू वी आर के बराबर एंड इसका वैल्यू वी एल माइनस वी सी के बराबर। ठीक है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आपका वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, यह हो गया। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, वी एल बी आर वी सी यानी कि ये सारे के सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। अगर यहाँ पे आप लोग वी आर वी एल वी सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा उसके बाद। तो यहाँ तक हमने ये वाला हमने कर दिया, ये वाला आ गया यहाँ पे। अभी वी आर का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, वी एल वी सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे टेकिंग आई नॉट स्क्वायर का रूट ओवर। तो आई नॉट टेकिंग आउटसाइड, तो ये वाला आपका आ जाएगा अंडर रूट में क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ तक आपका मिल गया ई नॉट यानी कि आपका टोटल वोल्टेज फ्रॉम एसी सोर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इम्पेडेंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इम्पेडेंस। इम्पेडेंस बेसिकली क्या होता है कि टोटल अपोजिशन टू करंट इन एसी, एसी में जो अपोजिशन होता है करंट को, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका इम्पेडेंस। इसका नोटेशन जेड में होता है एंड जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको आप लोग थिंक कर सकते हो लाइक एन रेजिस्टेंस की तरह। ओके, लेकिन एसी के लिए क्या होगा, इट इंक्लूड्स इफेक्ट्स फ्रॉम बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दोनों की इफेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है आपका क्या, वी बाई आई फ्रॉम ओम्स लॉ। तो अगर हम आर को जेड के साथ कंपेयर करेंगे एंड टोटल वोल्टेज की जगह पर ई नॉट अपॉन आई नॉट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इम्पेडेंस का वैल्यू। ई नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया, अपॉन आई नॉट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इम्पेडेंस का वैल्यू। तो जेड इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आई नॉट करोगे, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इम्पेडेंस। ओके, इम्पेडेंस का वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पेडेंस के बारे में। तो ये आपका हो गया टोटल पूरा आपका क्या था, एसी थ्रू एलसीआर सर्किट का आपको बस यहाँ से ऐसे करके फाइनली इम्पेडेंस का वैल्यू कैलकुलेट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पेडेंस हम लोग देखेंगे। ओके, सो बिफोर दैट आपको इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, जैसे कि हमने देखा कि करंट आपका सेम है एवरीवेयर थ्रू एलसीआर सर्किट, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड वोल्टेजेस आर डिफरेंट एंड हैव फेज डिफरेंस भी उनके पास क्या था, फेज डिफरेंस था, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। किस किस के बीच में फेज डिफरेंस, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। ठीक है, एंड जो हमने टोटल वोल्टेज फाइंड आउट किया, टोटल वोल्टेज यानी कि जो ई नॉट हमने कैलकुलेट किया, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग वोल्टेजेस यूजिंग वेक्टर एडिशन को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड इम्पेडेंस जो कि जेड है दैट कंट्रोल्स हाउ मच करंट फ्लोज फॉर अ गिवन वोल्टेज, के लिए कितना करंट फ्लो करेगा वो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पेडेंस। व्हाट इज इम्पेडेंस? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पेडेंस इज लाइक द टोटल रेजिस्टेंस, आप लोग इसको मान सकते हो, टू एसी इन एन एलसीआर सर्किट में। इट इंक्लूड्स, इसके पास क्या क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस होता है यानी कि आर होता है जो कि फ्रॉम द रेजिस्टर इसके पास होता है, एंड रिएक्टेंस इसके पास होता है जो कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर से इसको मिलता है, यानी कि इसके पास एक्स एल भी होता है एंड एक्स सी भी होता है। ओके, एंड यू नो एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल एंड एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी, इन तीनों इम्पेडेंस के पास होता। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला ये वाला z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम, जो कि फेजर डायग्राम आपको गिवन था क्या, यहाँ पे देख सकते हो फेजर डायग्राम। इट इज क्लियर दैट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल फाई, यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर z आपका हाइपोटेनस है, अगर ये वाला आपका बेस हो गया, ओके, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट। तो इस पर्टिकुलर में दिस इज द एंगल फाई, यहाँ पे जो आपका एंगल है वो कितना है, फाई है। सो अगर हम tan फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि एक्सएल माइनस एक्स सी अपन बेस यानी कि आर, tan फाई का वैल्यू आ गया कितना, ओके। यानी कि दिस एंगल यानी कि जो फाई है टेल्स अस हाउ वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज। ओके, कैसे हमको बताएगा, अगर फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि यहाँ पे वोल्टेज लीड्स द करंट, अगर फाई का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो वोल्टेज लैग्स द करंट। ये दोनों केसेस आपको याद रखना है। ठीक है, राइट, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना था इस पर्टिकुलर में। नेक्स्ट, एसी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन आपको पता होगा। जैसे कि हमारे पास वोल्टेज इन एसी क्या था कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी टी प्लस फाइव, किसके लिए, ये आपका हो गया एलसीआर सर्किट के लिए। यानी कि दिस शोज दैट वोल्टेज कैन बी अहेड और बिहाइंड करंट डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो इस फाई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो लैग करेगा और लीड करेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आप जो देख सकते हो ये वाला पर्टिकुलर, वेट करो, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये सॉलिड लाइन आपका ई का है एंड ये डॉटेड वन आपका किसका है, करंट का है। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफ आपको क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो जब एक्सएल का वैल्यू एक्स सी से ग्रेटर होगा, एक्सएल का वैल्यू जब एक्स सी से ग्रेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। ओके, सो तभी क्या होगा, वोल्टेज लीड्स द करंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी कि द वोल्टेज वेव इज अहेड ऑफ करंट वेव, वोल्टेज वेव इज अहेड ऑफ करंट वेव रहेगा। ओके, कब रहेगा, जब आपका इस कंडीशन होगा एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। ओके, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी मतलब कि आपका हो गया कि इंडक्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेशल केसेस वगैरह डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस यानी कि जब एक्सएल एक्ससी दोनों बराबर होंगे, ये एक आपका कंडीशन आएगा। देखो, जब आप एक्सएल एंड एक्ससी को बराबर रखोगे इस पर्टिकुलर में तो जेड का वैल्यू ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल्स टू आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जेड इक्वल्स टू आर के बराबर आ गया। ओके, ये वाला कंडीशन, एंड तभी आपका एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, पाई का वैल्यू भी 0 डिग्री होगा। यानी कि जब आपका इम्पेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर आएगा वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। हमें ये कहाँ से पता चला, क्योंकि फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी कि द सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा।
दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजोनेंस। और यू कैन से एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव सर्किट, इसको बोला जाएगा नॉन इंडक्टिव। ठीक है। केस 2 आप लोग देखो, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी रहेगा, यानी कि इंडक्टिव सर्किट के लिए यहाँ पे tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, tan फाई का फॉर्मूला से एक्सएल अगर ग्रेटर देन रहेगा तो यहाँ पे tan फाई का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया यानी कि फाई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 डिग्री। फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वोल्टेज लीड्स द करंट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इसको क्या बोला जाएगा? इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, राइट। एंड द थर्ड केस, जब आपका एक्स से ग्रेटर देन एक्सएल होगा तभी tan फाई नेगेटिव होगा, यानी कि फाई का वैल्यू लेस देन 0 डिग्री होगा, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ओके, इसको क्या बोला जाएगा? कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है। तो बेसिकली ये अगर हम टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे तो टाइप्स ऑफ सर्किट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये फर्स्ट केस के लिए टाइप्स ऑफ सर्किट जो आ गया नॉन इंडक्टिव, यानी कि रेजोनेंस बोल सकते हो। सेकेंड वाले में आपका आ गया इंडक्टिव, एंड थर्ड केस में आपका आ गया कैपेसिटिव। ओके, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट के एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे। देखो, अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरड एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम and inductance 0.5 Henry are connected in series with a 110 volts 50 volts source. Calculate the RMS value of current in the circuit. यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस आपको कितना गिवन है? 100 माइक्रोफैरड, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, यानी कि 10⁻⁻4 फैरड। ओके, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 50 ओम, एंड ऑल्सो इंडक्टेंस भी आपको 0.5 हेनरी के बराबर है। यहाँ पे जो वी आर एम एस आपको गिवन है, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको गिवन है, वो ई वी यानी कि ई आर एम एस आपको 110 वोल्ट गिवन है, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज के बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, आई आर एम एस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, आई आर एम एस का वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स सी एंड एक्स एल को कैलकुलेट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड जेड से हम लोग आई आर एम एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि आपका एक्स सी का वैल्यू। एक्स सी यानी कि 1/ओमेगा सी, एंड आपको पता है ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50, एंड सी का वैल्यू डालोगे, सो ये आएगा 31.85 ओम के बराबर। नेक्स्ट एक्स एल कैलकुलेट करोगे, ओमेगा इंटू एल यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, वैल्यूज डालोगे 157 ओम के बराबर आएगा। नेक्स्ट आपको जेड कैलकुलेट करना है, आर एक्स एल एक्स सी तीनों का वैल्यूज यहाँ पे डालोगे फॉर्मूला में, तो आपको Z का वैल्यू मिल जाएगा 134.77 ओम के बराबर। तो आई आर एम एस फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर एसी से क्या होगा? आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस, ओपन में आ जाएगा Z का वैल्यू। तो यहाँ पे ई आर एम एस, ओपन में Z का वैल्यू डालोगे तो आपको 0.816 एम्पियर, दिस इज द करंट इन द सर्किट, यानी कि दिस इज द आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा करंट का। ओके, तो अप्रोच आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पास इंडक्टेंस था, हमने उससे क्या कैलकुलेट किया? जो आपका हो गया क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ऑल्सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, उसके बाद जेड, उसके बाद हमने बाय यूजिंग ओम्स लॉ फॉर एसी करके आई आर एम एस का वैल्यू को कैलकुलेट कर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या आपको गिवन है कि अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू
200 volt 50 hertz AC supply. Find the impedance of the circuit and time lag between maximum alternating voltage and currents. ओके, सो इंडक्टेंस यानी कि एल का वैल्यू आपको गिवन है 0.01 हेनरी, रिएक्ट रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 1 ओम, आपको वोल्टेज गिवन है एसी वोल्टेज 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। हमें कैलकुलेट करना है क्या, पहला तो जेड हमें कैलकुलेट करना है, इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द सर्किट, एंड ऑल्सो फेज डिफरेंस यानी कि फाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में, एंड ऑल्सो टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट, जो कि पीक वोल्टेज एंड पीक करंट के बीच में कितना टाइम लैग कर रहा है। ठीक है, तो ZL के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो देर इज नो कैपेसिटर इज कनेक्टेड ओवर हियर, दैट्स वाई एक्स सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो Z का फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, Z आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आर का एंड एक्सएल का वैल्यू डालोगे, एक्सएल आपको कहाँ से मिल जाएगा, एक्सएल का वैल्यू आपका ओमेगा इंटू एल करोगे, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल करोगे, तो वहाँ से आपको एक्सएल का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू डालोगे तो आपको फाइनली जेड का वैल्यू मिलेगा 3.3 ओम के बराबर। नेक्स्ट हम लोग फेज एंगल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास tan फाई, अभी हमने देखा tan फाई हमारे पास क्या था कि एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, लेकिन ये वाला पार्ट तो हमारे पास नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सएल अपन आर। तो एक्सएल का वैल्यू आर का वैल्यू, एक्सएल का वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट किया अपन आर करोगे तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस एंगल 3.14 यानी कि 72 डिग्री के बराबर। ठीक है, सो इसको आप लोग रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो आपका डिग्री आ गया, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, तो इतना रेडियन आ जाएगा। यानी कि आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.4 पाई रेडियन के बराबर आएगा, 0.4 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एंड द फाइनल स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैग यानी कि डेल्टा टी, मैक्सिमम करंट एंड वोल्टेज के बीच में। डेल्टा टी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज फाई अपन ओमेगा। ओके, यहाँ पे फाई आपका क्या हो गया, जो यहाँ पे फेज एंगल है, एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा की जगह पर आप लोग क्या पुट कर सकते हो, देखो फाई के जगह पर ये वाला वैल्यू 72 इंटू पाई बाई 100। ओके, ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 1/250 सेकेंड, और इसको आप लोग 0.004 सेकेंड यानी कि 4 मिली सेकेंड के बराबर है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। आपको ये वाला पता होना चाहिए कि हम लोग टाइम लैग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी फेज एंगल डिवाइडेड बाई अगर आप क्या करोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टाइम लैग मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिजोनेंस के बारे में। व्हाट इज रिजोनेंस, देखो रिजोनेंस क्या होता है कि इट हैपेंस व्हेन द करंट इन द एलसीआर सर्किट बिकम्स मैक्सिमम एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, पर्टिकुलरली एलसीआर सर्किट में जब मैक्सिमम हो जाता है करंट तभी रिजोनेंस का केस आता। ओके, यानी कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए। सो बेसिकली क्या होता है, एट दिस फ्रीक्वेंसी द इंडक्टर्स रिएक्टेंस यानी कि जो एक्सएल है एंड कैपेसिटर्स रिएक्टेंस यानी कि एक्ससी, ये दोनों कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हो सर्टेन फ्रीक्वेंसी में एक्सएल बराबर होता है एक्ससी के साथ। ओके, सो ये होता है आपका केस रिजोनेंस में। तो यहाँ पे और क्या आपको याद रखना है कि नेट जो रिएक्टेंस होगा जो 0 के बराबर होगा, क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि आपका एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी है। ओके, द डिफरेंस बिकम्स 0 हो जाएगा, एंड इम्पेडेंस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा इस केस में, क्योंकि z का वैल्यू आपको पता है, z का वैल्यू आपका होता है z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, यानी कि z इक्वल्स टू आपका r के बराबर। सो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा, दिस वैल्यू इज नाउ मिनिमम एंड कॉरेंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि i इक्वल्स टू आपको पता है b बाई z होगा। i इक्वल्स टू b बाई z। अगर आपका z का वैल्यू मिनिमम हो रहा है तो i मस्ट भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज में होंगे, क्यों, यानी कि दे राइज एंड फॉल टुगेदर, राइट। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यानी कि द स्पेशियल फ्रीक्वेंसी एट विच रिजोनेंस ऑकर, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आपका रिजोनेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज न्यू आर इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द फॉर्मूला। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर। ओके, तो ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट है, दिस वन, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। एल हो गया इंडक्टेंस, यूनिट याद रखोगे इन हेनरी, एंड सी इज द कैपेसिटेंस इन फैराड। ओके, सो ये आपका हो गया फॉर्मूला। लेकिन जब ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, z यानी कि z जब r के इक्वल होगा, यानी कि जब मिनिमम, हमने अभी बताया z का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। z एंड i के बीच में रिलेशन इन्वर्स लिए, अगर z मिनिमम होगा तो i मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नोट्स के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो भी आपको कॉन्सेप्ट, जो भी आपको मैंने बता दिया शॉर्टली, जो इम्पोर्टेंट है, नोट्स के लिए आप लोग इसको पूरा टोटल एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे गिवन है, a 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistor and 8 Henry inductor are connected in series with AC source. What should be the frequency of source for which the current drawn in this circuit is maximum? If peak value of EMF of source is 200 volt, find the maximum current, inductive reactance, capacitive reactance, total impedance, peak value of current in the circuit. What is the phase relation between the voltages across inductor and resistor? Also give the phase relations between voltages across inductor and capacitor। यानी कि हमको यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ओके, आपको देख सकते हो सी आपको यहाँ पे गिवन है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। रेजिस्टेंस आर 100 ओम, इंडक्टर, इंडक्टेंस दिया है 8 हेनरी। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स यानी कि जो ई नॉट का वैल्यू 200 वोल्ट के बराबर। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम, एंड सेकेंडली मैक्सिमम करंट, थर्डली एक्सएल एक्ससी एंड जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड लास्ट वन फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हेन द करंट इज मैक्सिमम। ओके, सो सी इन एन एसी सर्किट कॉन्टेनिंग, जिसमें रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा एंड कैपेसिटर भी होगा, यानी कि एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट इज मैक्सिमम एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यानी कि यहाँ पे एक्स एल एक्स सी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू न्यू आर, जो हमने अभी डिस्कस किया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, सो दिस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आपका करंट मैक्सिमम होगा। तो वैल्यूज वगैरह डालोगे, आंसर आपको मिल जाएगा 39.8 हॉर्स के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना अगर कुछ
एरर भी होगा, आप लोग ठीक से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट आई नॉट का वैल्यू। इस पर्टिकुलर केस में आपको पता है Z इक्वल्स टू आर के बराबर होता है रिजोनेंस के केस में। तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट अपन जेड, और ई नॉट अपन आर भी आप लोग लिख सकते हो। तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपन आर लिखोगे, और यू कैन से जेड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 एम्पियर के बराबर आर का वैल्यू डालोगे तो 2 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट हमें एक्सएल एक्ससी इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर में एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है। तो आप लोग एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल पता है, ओमेगा यानी कि 2 पाई न्यू इंटू एल लिखोगे। तो ये आपका आ गया कितना, 2000 ओम के बराबर। ठीक है, 2000 ओम के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था कि लास्ट वन फेज रिलेशन हमें चाहिए था। देखो, फेज रिलेशन यानी कि आप लोग याद रखोगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर जो होता है, यहाँ पे इंडक्टर क्या करेगा, लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इन फेज विद करंट, सो दे डिफर बाय 90 डिग्री। लेकिन अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैलकुलेट करेंगे, तभी क्या होगा कि द इंडक्टर्स जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को बाय 90 डिग्री, वाई कैपेसिटर वोल्टेज लैग करेगा 90 डिग्री। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस पे। सो द डिफर बाय 180 डिग्री, 90 प्लस 90 टोटल हो जाएगा 180 डिग्री व्हेन वी आर कंसिडरिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एग्जैक्टली ऑपोजिट इन फेज रहेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका लिखा गया है। ठीक है, तो आपको मिल गया जो भी पूछ रहा था, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गया, और 398 और 349.8, ये कुछ देख इसको चेक कर लेना करेक्ट आंसर क्या है। इतना हर्ष एक्सएल एक्सी के बराबर है, जेड इक्वल्स टू आर के बराबर, जो कि 100 ओम के बराबर। मैक्सिमम करंट आपको मिल गया 2 एम्पियर, एंड ऑल्सो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल एंड एक्सी दोनों का वैल्यू आ गया आपका 2000 ओम के बराबर। अगर हम फेज रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अभी किया, फेज रिलेशन क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस, अगर आप इंडक्टर एंड रेजिस्टर लोगे उनके बीच में आ जाएगा 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, डिफर बाय 90 डिग्री। अगर आप इंडक्टर एंड कैपेसिटर लोगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा 180 डिग्री के बराबर। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है, और इसको क्यू फैक्टर इन शॉर्ट भी लिखा जाता है, क्यू फैक्टर। सी दिस पर्टिकुलर फैक्टर tells us how sharp or selective the resonance of an LCR circuit is। यानी कि बेसिकली शार्पनेस के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा है, शार्पनेस। सी, यहाँ पे क्या होगा कि इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर बिकम्स एट रिजोनेंस कंपेयर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। यानी कि अगर Q का वैल्यू हाई होगा, हायर द Q मीन्स इसका मतलब क्या है, द सर्किट रिस्पॉन्ड्स स्ट्रांगली ओनली एट अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि वेरी सिलेक्टिव होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो, Q फैक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस L लिख सकते हो, नहीं तो और C। ओके, ओपन में आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, सो आर्ट रिजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ होगा, आर्ट रिजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ओके, सो ये आपका हो गया। सो यहाँ पे देख सकते हो क्यू आपको गिवन है, आइदर आप लोग बी एल अपन वी आर बोल सकते हो, नहीं तो वी सी अपन वी आर भी बोल सकते हो। ठीक है, जब आप वैल्यूज वगैरह डालोगे इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी के बराबर। ठीक है, नहीं तो इसका ये वाला भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा नॉट एल अपन आर, नहीं तो 1/ओमेगा नॉट RC। आपको याद रखना है, आइदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर लिखोगे, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर लिखोगे। ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर ओमेगा नॉट एल अपन आर, ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर 1/ओमेगा नॉट RC। यहाँ पे ओमेगा नॉट हो गया आपका क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। ठीक है,
तो बेसिकली जब क्या होगा कि Q इज हाई, अगर Q आपका हाई रहेगा, द रिजोनेंस पीक इज टॉल एंड नैरो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ओके, यानी कि सर्किट रेस्पॉन्स ओनली एट अ वेरी नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि यहाँ पे शार्प टर्निंग होगा। अगर Q का वैल्यू आपका लो रहेगा तो रिजोनेंस पीक की जो शॉर्ट रहेगा एंड ब्रॉड भी रहेगा। ठीक है, एंड यानी ये इसका मतलब क्या है कि सर्किट रेस्पॉन्स टू वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। इसका रिलेशन भी आपका बैंडविड्थ के साथ है। ओके, बैंडविड्थ के साथ, यानी कि क्यू का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा आर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओके, यहाँ पे जो ओमेगा आर है दिस इज द रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसीज वेयर करंट फॉल्स टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू। इसको आप लोग डेल्टा ओमेगा, इसके जगह पर आप लोग डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हो, दैट इज द बैंडविड्थ। यानी कि क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू का दिस इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओपन बैंडविड्थ। ओके, जितना भी नैरो बैंडविड्थ होगा यानी कि हाई वैल्यू रहेगा क्यू का, अगर वाइड बैंडविड्थ होगा तो लो रहेगा वैल्यू क्यू का, जो कि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, सो क्यू फैक्टर से आपको इतना नॉलेज मिलेगा क्या कि टेल शार्पनेस ऑफ टर्निंग। ओके, यानी कि हायर क्यू यानी कि मोर सिलेक्टिव, या अगर क्यू का वैल्यू अगर हाई रहेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो पहला तो मोर सिलेक्टिव रहेंगे, लेस एनर्जी लॉस पर साइकिल, शार्पर करंट पीक एट रिजोनेंस रहेगा। ओके, एंड अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर जीरो हो गया, अगर आर आपका जीरो हो गया तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तभी क्यू का वैल्यू टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को। क्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ओके, ये ग्राफ, इस पर्टिकुलर ग्राफ आप लोग देख सकते हो, अलोंग एक्स एक्सिस आपको क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा है, एंड अलोंग वाई एक्सिस आपको करंट गिवन है। ठीक है, एंड ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा आर आपका क्या है, दैट इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे आप जो देख सकते हो, दिस इज R1 का कर्व, ये R2 का कर्व, ये जो आपको कर्व्स गिवन है R3 का कर्व, इस कर्व से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। ओके, ठीक है, तो R1 यहाँ पे लेस है, यानी कि जितना लोअर रेजिस्टेंस है हायर क्यू वैल्यू होगा, लोअर रेजिस्टेंस पे क्यू वैल्यू क्या होगा, हायर होगा, यानी कि उतना शार्पर एंड टॉलर पीक होगा। ठीक है, उतना शार्पर एंड टॉलर पीक होगा, राइट। तो ये हमने बता दिया था 1/√2 टाइम्स, यानी कि जो हमने अभी बताया आपको 0.707 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। ओके, ठीक है, ओके, तो क्यू फैक्टर आप लोग इन शॉर्ट क्या याद रख सकते हो, क्यू फैक्टर यानी कि हाउ शार्प इज द रिजोनेंस। ओके, हायर क्यू यानी कि नैरो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और आपका एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट कैन बी फाउंड आइदर बाय वोल्टेज रेशियो, यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे आपको वोल्टेज रेशियो से मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग बैंडविड्थ रेशियो से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो फॉर्मूला इसके साथ रिलेटेड है। ओके, सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की जगह पर आप लोग डेल्टा ओमेगा यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा यहाँ पे लिखोगे। ओके, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ओमेगा 1 है वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस सम डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 जो है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 डेल्टा ओमेगा के साथ बराबर रहेगा। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट जो भी हमने आपको बताया, सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, R 0 होगा तो क्यू फैक्टर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट के बारे में डिटेल्स में, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा आपका है कि आप डेरिवेटिव वगैरह है, इसको आपको प्रॉपर इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।